मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। सर 1 मिनट रुको, सब आ जाए। ठीक है। न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण प्रदान कर रहा है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पद्य शुरू करने वाले हैं। वापस से हमारा गद्य में चैप्टर पूरा हो गया है। तुम कब जाओगे अतिथि। अब हम पद्य में चैप्टर शुरू करेंगे, पर उससे पहले गद्य में कुछ प्रश्नों के बारे में बात करनी रह गई थी। सर निम्नलिखित 50-60 शब्दों वाले बाकी है सिर्फ। उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। बाकी जब तक लोग आते हैं अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए, यानी कि बड़े उत्तर लिखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई बता सकता है भाई, कौन सा आघात अप्रत्याशित था। पहले तो उसकी बात करें, उसके बाद उस पर लेखक का क्या प्रभाव पड़ा। लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा वो बाद में बात करते हैं। कौन सा आघात अप्रत्याशित था भाई। गुड बॉयज और गुड गर्ल्स बताइए। सर, जब अतिथि ने कहा कपड़े धोबी को धोने के लिए देना है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए आप। सर, जब अतिथि ने कहा था कि उसको कपड़े है ना धोबी को धोने का देना था। लॉन्ड्री में कपड़े देने वाली बात सुन के आघात लगा था। आघात यानी बहुत ज्यादा दुख हो गया था। ठीक है। और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। जब उसने लेखक ने ये बात सुनी तो क्या प्रभाव पड़ा। सीधी सी बात है भाई, लेखक को ये समझ में आ गया कि ये नहीं जाने वाला है, अभी जाने का नहीं सोच रहा है। ठीक है। ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ भाई। उसको ये पता चल गया। स्क्रीन इज ब्लर सर। हेलो, सॉरी चिल्ड्रन, किसी का फोन आ गया था अर्जेंट। ठीक है। तो उसे पता चल गया था कि जाने वाला नहीं। ठीक है। ठीक है। और उस वजह से लेखक अंदर मन ही मन बहुत दुखी था, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। वो बाहर अतिथि के सामने ऐसा नहीं कह सकता था कि तुम चले जाओ, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। तो परेशानी हो रही थी। किस वजह से। अतिथि के वहां रुकने और अतिथि के जाने नहीं जाने और अतिथि के जाने का कोई इरादा नहीं होने की वजह से लेखक जो है वो बहुत परेशान, अंदर से दुखी, ठीक है, हो रहा। ये सब लिखना है आपको। ठीक है। ठीक है भाई। ओके और नट। भाई जो लोग चाहते हैं कि मैं वेट करूं बाकी लोगों के आने की, तो मैं बता दूं दुनिया में कहीं किसी का कोई वेट नहीं होता है। ठीक है। जो टाइम पे आता है उसको सब मिलता है, जो टाइम पे नहीं आते हैं उनका अलग बात है। दूसरा चीज, जो टाइम पे नहीं आते हैं उनको पता होना चाहिए कि क्लास टाइम पे होती है और टाइम का कितना महत्व है जीवन में। इसका मैंने अनुच्छेद भी दिया था आपको टाइम के लिए। ठीक है। टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ब्लू पेन है भाई, ब्लू पेन हो तो देना।
तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभी तक क्लास में नहीं आए हैं या जो लेट आते हैं, पर मुझे उन लोगों की ज्यादा चिंता है जो समय पे आ गए हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई मुझे चिंता उन लोगों का? राधे दत्रोजा, भाई राधे, अभी तक आपने अंश को बुक नहीं दिया है? सर मैंने इंग्लिश के फोटो भेज दिए, उसने देख भी लिए सर। तो भाई अंश, आपको इंग्लिश का मिला है, फिर भी आप विभा मैम को बोल रहे हो कि सिर्फ एसएस का ही मिला है। यूं सानियारा, साइंस का वृत्त सानियारा से ले लेना आप, ठीक है सर। 1 मिनट, विभा मैम का फोन आया था अभी मुझे, अंश को एसएस का ही मिला है सर, अभी तक कुछ किसी का मिला नहीं है। नो सर, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सर देखो सर, मैंने उसको फोन भी किया था भेजने के बाद, मैंने तो इसको मैं आपको कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी फोन आया सर। मैं भी ऐसा समझ नहीं रहा हूँ कि दिलाइए। नो सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने उसको भेज आपका के फोन गलती कर नहीं दिया है, था। गलती इस बच्चे का है कि उसने गलत रिपोर्टिंग किया है आगे। मुझे फोन आया अभी मैम का कि सर उसको दिलवाइए ना, मैंने कहा दिलवाया है मैम। मैंने उसको भेज के भी फोन किया और उसने बोला भी हाँ। मैंने ये भी कहा मैम से कि मेरी बात हुई है, ठीक है। टेल टू तो ये सर पहले क्वेश्चन का समझ में आया है भैया आपको? ठीक है, वो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा कभी, ठीक है। यस फाइजा, मैम, यस वेद पंचोटिया, अंशु भी प्रेजेंट है, नेहा यादव, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया भाई आप लोगों को? आया है तो हाँ बोलिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। नहीं आया है तो भी आप बोलिए, ताकि हम लोग उसको फिर से समझाएं कुछ, या अलग कोई तरीके से समझा दें आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाए। जवाब चाहता हूं बच्चों आप लोगों का मैं। जवाब देंगे आप लोग? समझ में आया है? ख का पहला प्रश्न, कौन सा आघात अप्रत्याशित था? नहीं आया है तो आप ना भी बोल सकते हैं, मैं फिर से समझा सकता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे जवाब चाहिए, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। इसका मतलब जितने भी ऑनलाइन है किसी को समझ नहीं आया। मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, अभी रुका हुआ हूं यहीं। आवाज भी बढ़ा दिया मैंने। आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे। ये प्रश्न आपके समझ में आया है या नहीं आया? प्रियांशु, आपको समझ आया? प्रियांशु को समझ में आया? यस सर। ओके, बोलिए ना तो ऐसे। यस सर। आगे दूसरा क्वेश्चन। हाँ नहीं ठीक है, जो बोल रहे हैं उनको सही है, जो नहीं बोल रहे हैं उनको कह रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। भाई संक्रमण क्या होता है? बोलिए, संक्रमण किसे कहते हैं?
सैटरडे को ही पढ़ाया भाई संक्रमण, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ऐसा उदाहरण भी दिया था जिसकी वजह से हम 2 साल से परेशान है कि नहीं भाई? 2 साल से हम संक्रमण से ही तो परेशान है, वजह से तो बार बार लॉकडाउन लगता है हमारे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? अभी तो सब कुछ ओपनली बोल दिया है मैंने। यस सर, लग रहा है। भाई छुआछूत का रोग, छुआछूत लग गया है इसको, इसके संबंधों को, लेखक और अतिथि के संबंधों में संक्रमण हो गया है, वायरस आ गया है, मन मुटाव हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं मैंने बता ही दिया, विस्तार से लिखिए। जब हमारे संबंध किसी के साथ अच्छे हों और उन संबंधों में किसी वजह से दरार आ जाती है, खटास आ जाती है, मन में एक कोई चीज रह जाती है, गर कर जाती है, ठीक है, तो उसको संक्रमण कहते हैं। ठीक है, और जो लोग छूने, पास जाने अथवा पास बैठने से, हाथ मिलाने से जो कहते हैं उनको संक्रमित रोग कहते हैं। और यहाँ पर रोग की बात नहीं है, यहाँ पर संबंधों की बात है। ठीक है, तो अतिथि के इनके घर पे आने से, अनावश्यक रुकने से और नहीं जाने से, लेखक की चीजों को नहीं समझने से और अनावश्यक उस पर बोझ बनने से इनके जो रिश्ते हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा सब लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? पहले लेखक कैसे पेश आता था अतिथि से और अभी लेखक कैसे पेश आता है, उसमें बहुत अंतर हो गया है। ठीक है, क्यों अंतर हो गया है? क्योंकि भाई साहब जा नहीं रहे, भाई साहब वहीं रह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो रुके हुए हैं। तो रिलेशन में, व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया? बिहेवियर में। अतिथि को अच्छा लग रहा है पर लेखक को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो सही बात है, लेकिन परिवर्तन क्या है? पहले लेखक कैसा था, अभी कैसा? चलो पहले लेखक शांत था और अब इसके रुकने से वो ज्यादा गुस्सा और ज्यादा वो हो गया। समझ नहीं आ रहा है आप जो बोल रहे हो मुझे क्लियर, मुझे समझाओ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, और आप संतुष्ट नहीं होते हो तब तक समझाता हूँ। समझाना मेरा काम है और मुझे भी संतुष्ट करना आपका काम है। मैं आपको खुश करूं, आप मुझे खुश करो, मैं आपको समझाऊं, आप मुझे समझाओ, है ना? इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बोलिए, आपने बोला है कुछ तो वो गलत नहीं है, पर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया वो, माय डियर। एक बार फिर से बताएंगे आप मुझे प्लीज? सर पहले वो परिवर्तन आया कि पहले लेखक उसे देखिए, आप लोगों में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब कोई एक बोले तो बाकी लोग उससे सुने, वो उसका बात जब पूरी हो जाए उसके बाद अपनी बात शुरू करें। तो एक साथ 2 बच्चे बोलना मत शुरू करो, ठीक है? जो भी पहले बोलना शुरू हुआ है बाकी लोगों को रुक जाना है, उसको बोलने देना है, क्योंकि इतने लोग नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, आएगा आपका नंबर। यस बेटा, मैं सबको सुनूंगा। सर, लेखक के स्वभाव में परिवर्तन आया था कि पहले लेखक ने उसके लिए डिनर में अच्छा भोजन बनाया था, पर जब उसे ऐसा लगा लेखक को थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा, यहीं पे रुकना है, तो सबको सुनाई देगा। बनाने भाई डिनर से चले थे, हाँ, अभी खिचड़ी पे आ गए, आए हैं। ठीक है, यानी कि जब अतिथि आया था तो पलक फावड़े बिछा रहे थे, उसके लिए पलक फावड़े बिछाना यानी बहुत आवभगत करना, और अभी जो है वो उससे बात करना बंद कर दिए हैं, सभी बातें हो चुकी हैं, हर तरह की बात जो अपने दोस्त के साथ होती है वो हो गई है। अब बात नहीं कर रहा है लेखक, उपन्यास पढ़ रहा है, और अतिथि जो है वो भी बोर हो रहा है, वो मैगजीन के जो पत्ते हैं वो पलट रहा है। ठीक है, फिल्मी
मैगजीन जो होती है, समाचार पत्र जो होते हैं, बुक होती है, उसके पन्ने पलट रहा है बैठकर, ठीक है। और लेखक वेट कर रहा है कि अतिथि जाने के लिए बोले, लेकिन अतिथि जाने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है। तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। और लेखक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें कि लेखक लिख रहा है कि अगर 5वें दिन भी तुम नहीं गए तो फिर ये मेरे सब्र का अंतिम दिन होगा, फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, गेट आउट भी बोला जा सकता है, ऐसा भी वो मन ही मन सोचता है। ऐसा लिखना, सोचता है नहीं सोचता भाई, ठीक है, वो बोलता नहीं है ऐसा, लेकिन वो सोचता है। फिर सम्मान की तुम्हारी चरम सीमा हो गई है और ये तुम्हारा चरम बिंदु है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ सम्मान के साथ, जैसे आए हो वैसे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, नहीं चाहते हुए भी। लेखक जो है वो चाहकर उसका अपमान करना चाहता नहीं है, ठीक है। लेकिन अतिथि नहीं जाएगा तो लेखक जो है वो अपमान करने के लिए मजबूर हो जाएगा, होगा। यस सर, होगा। ठीक है। भाषा अध्ययन निम्नलिखित शब्दों के दो पर्याय लिखिए। चांद, जिक्र, आगात, उष्मा और अंतरंग, इसके दो पर्यायवाची आपको लिखना। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, उसका नकारात्मक वाक्य बनाना है। नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नकारा होता है, ना, नहीं, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाएंगे, उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा भाई? हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। बोलिए प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बना लेना है इसका। नेक्स्ट है, सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल हो रही थी, ये पास्ट टेंस की बात है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है ना। भविष्यत काल अगर इसको बनाना हो तो क्या करेंगे? होगा, होगी, हो जाएगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, भविष्य काल बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद में आता है, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची। स्थान सूचक का मतलब जहां पर किसी स्थान की बात होती हो। प्रश्नवाची का मतलब ऐसा प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है जिसका उत्तर जो है वो स्थान सूचक है। स्थान सूचक कौन सा आता है? कहाँ, ठीक है, कहाँ की बात करेंगे तो स्थान सूचक शब्द आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कब तक टिकेंगे ये, नकारात्मक वाक्य बनाना है। कब तक टिकेंगे ये, तो कब तक नहीं टिकेंगे ये, ठीक है, नकारात्मक बन गया, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो नहीं करने, योग्यता विस्तार भी करना नहीं है, ठीक है। पाठ में आए वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। योग्यता विस्तार भी करना नहीं है, ठीक है। तो ये पाठ हमारा हो गया है। अब हम शुरू करते हैं आदमी नामा। पेज नंबर बता रहा हूं मैं आपको, पेज नंबर 83 पर आ जाएं आप लोग। नजीर अकबराबादी इसके लेखक हैं, कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है कविता को, और ये कविता है, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्क्रीन इज आदमी ब्लर। नामा। स्क्रीन इज ब्लर, वो सही हो जाएगी। तो नजीर अकबराबादी जो है वो इसके कवि हैं। इनका जन्म जो है नजीर अकबराबादी का 1735 में हुआ था और इनकी जो मौत है वो 1830 में हुई थी। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, वैसे तो बहुत अच्छी है पोएम,
लेकिन इसके शब्द जो हैं इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्दों का? उर्दू शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जिनको उर्दू आता है या कोई मुस्लिम बच्चा या बच्ची है, ठीक है, जैसे हमारी फातिमा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आएगा। जिसको उर्दू का ज्ञान हो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोग इसके जो शब्दार्थ हैं वो याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा शब्दार्थ नहीं है, मुश्किल से 10, 12, 15 है, ठीक है, 15 शब्दार्थ से ज्यादा नहीं है। तो ये शब्दार्थ अगर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, तो ये कविता समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कम मटेरियल है, यानी कि याद करने का बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। इसको अगर याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये समझ आएगा और आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके शब्दार्थ जो हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। नए शब्द जो हैं पेज नंबर 86 और 87 पर हैं। ठीक है, ये लिखने हैं आपको और इसको याद भी करना है। ठीक है, आज का होमवर्क है ना ये? हाँ, वो आज का होमवर्क है आपका। ओके सर, ओके सर। और दूसरा ज्यादा कुछ मैं दे नहीं रहा हूँ, तो इतना आराम से हो सकता है और आपको करना चाहिए अच्छे से। जब भी होमवर्क कम मिले ना बच्चे लोग, तब वो ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, तो देखिए नजीर अकबराबादी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। इसको रीडिंग कौन करेगा भाई? सर मैं करता हूँ। चलो आज लित्रोजा बोलो। नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नजीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। मियां नजीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। अपने टट्टू पर सवार नजीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोक कर फरियाद करता था कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई नजम कह दीजिए। नजीर आनन फानन में एक नज्म रच देते थे। यही वजह के बेटा नज्म, नज्म ज के नीचे नुक्ता है, नज्म पढ़ते हैं, नज्म। ठीक है, नज्मा रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती पकड़ी बेचने वाला बिसाती तक नजीर की रची नज्में गा कर अपना सौदा बेचते थे, तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नजीर की नज्में ही फूटती थी। नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती जीती जागती चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नजीर ऐसे कवि है जिन्हें हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं का आम जन से अपनाया। नजीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, जिसमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नजीर अपनी रचना में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोले करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं, जीवन में समालोचना करते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगी बंजारा। एक मिनट रुक जाओ। ये रेंसी और उदिति दोनों एक ही कौन से क्लास ले रही हैं क्या? रेंसी एंड उदिति
यस ये सर। दोनों बहन बहन है दोनों? रेंसी, उदिति, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा। सर वो क्या है ना, हमारे घर में एंगेजमेंट थी ना इसलिए। हाँ, तो अभी दोनों ले रहे हो ना क्लास? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, कैरी ऑन बेटा। आप जो रीड कर रहे ओके थे सर। वो वापस रीड करना जब शुरू लाज कर लीजिए। चलेगा बंजारा जैसे नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नजीर की ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। ओके, अभी अनामिका पढ़ेगी। अनामिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? यू कैन रीड। लेफ्ट हो रही है, ज्वाइन हो रही है। प्रॉब्लम है शायद उसको, नेटवर्क में प्रॉब्लम। किसी और को दे देते हैं। चलिए, नेहा यादव आप पढ़िए। नेहा यादव, आप पढ़िए बेटा। जो लोग पढ़ने के लिए पीछे हटते हैं ना, जिनको पढ़ने के लिए बोला जाए और वो पीछे हट जाता है, ऐसे लोगों का रीडिंग कभी इम्प्रूव नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक तो वो घर पे देखो, यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि आप पढ़िए, फिर नहीं पढ़ते हैं, तो घर पे अपने मन से पढ़ते होंगे क्या इन लोग? आप सोचिए। मैं इनको ही कह रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं सबको कह रहा हूँ कि जिनको अभी पढ़ने के लिए बोला जाए कि आप रीडिंग करिए, वो रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो घर पे अपने मन से रीडिंग करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो उनका रीडिंग स्किल अच्छा होगा, आपको लगता है? तो बहुत अच्छी बात है। किसी चीज को नहीं करना, पीछे हटना, ठीक है, उसके बाद वो चीज इम्प्रूव हो जाएगा आपका। मैं सभी लोग जितने ऑनलाइन हैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है ऐसा? जो लोग ऑनलाइन हैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ भाई मैं, आप अपना ओपिनियन दो। आपके लिए भी बात है, सबके लिए बात है, किसी एक के लिए बात नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रहा है बार बार, किसी एक के लिए नहीं, सभी कर रहे हैं। जिसको पढ़ने के लिए बोला जाए वो लेफ्ट हो जाता है। तो ऐसे पढ़ाई से पीछे भागना अच्छी बात है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क इशू नहीं है, होता है नेटवर्क इशू, आप पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? अभी मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नेटवर्क इशू नहीं होता है, कभी होता है? और कम ऐसा हुआ होगा कि मुझे नेटवर्क इशू हुआ होगा। चलिए, कौन पढ़ना चाहता है खुद खुद से, वो पढ़िए। चलो,
जिनको नहीं पढ़ना है उनको तो अपन जबरदस्ती तो पढ़ा ही नहीं सकते, है ना। सर मैं पढ़ूं? उनकी इच्छा है। सर विकास यादव को पढ़ना है। हाँ, विकास यादव आप पढ़िए, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ाएंगे, बाकी जिनको नहीं पढ़ना है वो ठीक है। हम कौन होते हैं जबरदस्ती करने वाले? तो करवा स्टार्ट सकते करूं? हैं क्या जबरदस्ती से कोई काम? हाँ, नो start सर। करिए। दुनिया में बादशाह देखिए हैं। मेरे लिए, एक मिनट, मेरे लिए आप लोग सब बराबर हो, न कोई ज्यादा है न कोई कम है, मैं सबको चांस भी देता हूँ बराबर। लेकिन जो लोग पीछे हटते हैं, भी मेरा ऑनलाइन उनसे मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मतलब कुछ न कहना, यानी अभी अच्छा मौका है उनके पास। जो पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो पीछे हटना चाहते हैं वो हट सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो ये सोच लो आप, ठीक है। मैं कोई मेरा ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ आपको, ना आपको क्या कहते हैं सुना रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देख लो आप लोग। यस विकास, कैरी ऑन। दुनिया में बादशाह हैं सो है वो भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। अरे वो नहीं पढ़ना है माय डियर, वो नहीं अरे वो पढ़ना है। शकीर का लेख ही पढ़ना है। नजीर अकबर आबादी के बारे में ही पढ़ना है, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं। सर वो तो हो गया ना पूरा। देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरे को क्या है, मैंने कुछ हिस्से बना रखे हैं। जैसे मेरा 50 मिनट का पीरियड है, राइट। 50 मिनट में मुझे कितने मिनट क्या करवाना है, कितने मिनट आपको रीडिंग के लिए देने हैं, कितने मिनट मेरा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, कितने मिनट कल जो पढ़ाया था या पहले जो पढ़ाया था उसके बारे में बातचीत करनी है, ये मैं कुछ डिसाइड करके रखता हूँ, ठीक है। तो आपको जब भी मैं चांस देता हूँ पढ़ने के लिए, उस समय अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर वो आपका एक अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। अभी मैंने ये नजीर अकबर आबादी समझाया नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पढ़ने का चांस दे रहा हूँ। ये समझाने के बाद आपको पार्ट समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, उसके बाद उसका रेसिटेशन सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको वर्ड्स लर्न करने के लिए आज दे रहा हूँ। तो वर्ड जब आपको लर्न हो जाएंगे, इसका रेसिटेशन आपको आ जाएगा, उसके बाद में मैं ये पोएम आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी इस तरह से काम होता है, डायरेक्टली होता है, टू द पॉइंट जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे सभी चैप्टर में, इसी में नहीं। हर चैप्टर में हर चीज के लिए आपको टाइम मिलेगा, हर चीज के लिए आपको मौका पूरा दिया जाएगा, चाहे आप मौका लें या ना लें। पढ़िए वेद। सर वेद नहीं, विकास। हाँ सॉरी विकास, गलती हो गई। सर पढ़ना कहाँ से? अरे वही वो नजीर अकबर आबादी में सबसे ऊपर से नजीर पेज अकबर नंबर आबादी का 83। जन्म दिल्ली शहर में। हाँ वहां से पढ़ना है, बस एक ही पेज पढ़ना है। नजीराबादी का जन्म थोड़ा दिल्ली ठीक शहर वर्ड है में। बेटा, पढ़िए। नजीरा अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं उन्होंने थोड़ा जोर से। आगरा के गरीब क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा जोर से। हाँ अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नजीर हिंदू त्योहार में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। मियां नजीर राह चलते नजीम कहने के लिए मशहूर थे। अपने
देखिए आपको अपने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ विकास अभी। देखो ये विकास जब से पढ़ रहा है अटक अटक के, ठीक है, अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, आपको अगर कुछ पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, कुछ रीडिंग करने, और अगर आप इस तरह से अटको बीच में, जैसे कि ये भाई साहब अटक रहे हैं, ये क्या है पता है आपको? लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये माय डियर। आप अगर रोज रीडिंग करते हो घर पे तो नहीं हो सकता ऐसा। मैं विदिन 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर इसको पूरे को पढ़ सकता हूँ। जितना आपको पढ़ना, जितना प्रैक्टिस होगा, ढंग से आप पढ़ पाओगे, उतना जल्दी आप उसको समझ भी पाओगे। और हम लोग जो याद करते हैं पढ़ने के सिवा, दूसरा रीडिंग करने के सिवा कैसे याद करोगे आप? तो रीडिंग का जितना आपका प्रैक्टिस होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, उतना आप हर चीज ढंग से आप याद कर पाओगे। क्या वहीं आप अटकोगे, शब्द आप ढंग से समझ नहीं पाओगे, शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। और जब आपको रीडिंग करने बोलेंगे तब पीछे हटोगे, तो कहीं न कहीं अपने आप को पीछे ले जाओगे आप। क्या मैं ये विकास कोई नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चों से, बच्चियों से, सबसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मौका है अभी, ठीक है, अभी आप इस मौके का इस्तेमाल कर लो। एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको, अभी पढ़ाता है ये, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिए। कहानी सुनना पसंद है भाई सबको? यस सर, पसंद है। यस सर, हाँ, पसंद एक है। बार क्या हुआ, ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक किसान था, ठीक है, तो भगवान शंकर ने घोषणा की कि मैं आज से डमरू नहीं बजाऊंगा, डमरू बजाना बंद कर दूंगा। अब डमरू बजाना बंद कर दिया तो बारिश होनी बंद हो गई, ठीक है। तो ये बात जो है वो किसानों तक पहुंची कि भाई भगवान शंकर डमरू नहीं बजाने वाला है, इसलिए क्या हो रहा है, बारिश अभी नहीं होगी, ठीक है। ये बात हो गई मार्केट में। सारे किसान जो थे वो भगवान शंकर के पास गए कि भगवान हमने सुना है कि आप डमरू नहीं बजाने वाले हो, कभी भी बारिश नहीं होगी। भगवान ने कहा हाँ सही सुना है, मैं आज से डमरू नहीं बजाऊंगा कभी भी और बारिश नहीं होगी। अब सारे किसान चले गए घर वापस, ठीक है। सब किसान सो रहे थे आराम से, 10 बजे उठे सुबह। एक किसान जो था वो सुबह 6 बजे उठकर अपने खेत में हल चला रहा था। तो सारे किसान उसके पास गए, जितने भी किसान थे वो, कि पागल हो गए हो क्या है? तो उस किसान ने कहा क्या हो गया है? तो सभी किसानों ने कहा कि भाई बारिश तो होने नहीं वाली है, ठीक है, तो आप ये सब खेत में इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उस किसान ने कहा कि मुझे भी पता है बारिश नहीं होने वाली, भगवान शंकर डमरू नहीं बजाने वाले इसलिए बारिश नहीं होने वाली, बारिश नहीं होने वाली तो खेत में अनाज नहीं पैदा होने वाला, ठीक है, ये मुझे भी पता। लेकिन मैं खेती इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अनाज पैदा करना है, मैं खेती इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खेती करना भूल ना जाऊं, मैं मेहनत करना भूल ना जाऊं, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद तो बारिश होगी, तब खेती करना कौन सिखाएगा, तब मैं कामचोर हो जाऊंगा। तो मैं इसलिए खेती कर रहा हूँ। अब वो सब तो चले गए कि तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, ये तो मेहनत करता है, करने दो, हमारे तो नहीं करनी। वो घर जाके सो गए। अब शंकर भगवान और पार्वती माता बैठे हुए थे। तो पार्वती माता ने कहा कि हे नाथ, आजकल आप डमरू क्यों नहीं बजाते हैं? तो शंकर भगवान ने कहा मैंने कसम खा ली है, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो पार्वती माता ने धीरे से शंकर भगवान को कहा कि आप पागल हो गए क्या है? शंकर भगवान ने कहा नहीं, मैंने प्रण लिया है कि मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो पार्वती माता ने कहा आप डमरू बजाना भूल जाएंगे, तो ये आप लगातार डमरू नहीं बजाएंगे तो क्या होगा, डमरू बजाना भूल जाओगे आप। तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या? पार्वती माता ने कहा बिल्कुल, आप नहीं बजाएंगे तो भूल ही जाएंगे। तो शंकर भगवान ने हाथ में डमरू लिया और बजाने लगे ऐसे। अब जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाया, बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, ठीक है, तो जिन किसानों ने खेती नहीं की थी, अपने खेत को तैयार नहीं रखा था, मेहनत नहीं की थी, उनके खेत भरे थे पानी से लेकिन कुछ पैदा नहीं हुआ। और जिस एक किसान ने खेती की थी, अपने खेत को तैयार रखा था, मेहनत की थी, उसके खेत में अच्छा अनाज पैदा हुआ। तब सारे किसान पछता गए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, हम तो इसको पागल समझते थे, ये तो मूर्ख समझते थे कि फालतू में मेहनत कर रहा है,
तो बच्चे लोगों, अभी ये कोविड सिचुएशन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, आपको छुट्टियां हैं, तो इन छुट्टियों का आप सदुपयोग करिए। इन छुट्टियों में अपनी कमजोरियों को दूर करिए, इन छुट्टियों में कुछ सीखिए, क्योंकि डमरू तो बजने ही वाला है, आज नहीं तो कल बजने वाला है कि नहीं बजने वाला है भाई? ऐसा होगा कि डमरू कभी नहीं बजेगा? हाँ, डमरू बजेगा और बहुत जोर से बजेगा, और इतना बजेगा कि डमरू को बजना रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। और बारिश भी इतनी होगी, तब आपके खेतों में, ये गरीब अध्यापक ये चाहता है कि आपके खेतों में अच्छी फसल पैदा हो, प्यारे बच्चों, है ना, और प्यारी बच्चियों, मैं ये चाहता हूं कि आपके खेतों में अच्छी फसल पैदा हो। फसल पैदा हो यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अपनी कमियों को तब तक दूर कर लें, अभी मौका है, टाइम है कि नहीं है? उस टाइम का सदुपयोग कर लो। ठीक है, अभी स्कूल चालू नहीं होने वाली है करके पढ़ाई छोड़ दो, रीडिंग करना छोड़ दो, ऐसा मत करो। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग सब। ठीक है, तो मैं इतना ही चाह रहा हूं कि इस टाइम का आप सदुपयोग कर लें। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो अगर आप इससे थोड़ी भी प्रेरणा लेते हो तो इस कहानी को सुनाने का मेरा महत्व रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका रीडिंग का टाइम पूरा हो गया, अभी इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे आज के दिन में तो ये करवाना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, आपका जो रीडिंग का टाइम था उसमें से मैंने ये छोटी सी कहानी सुना दी, ये कहानी आप याद रखना, आपके जीवन में काम आएगी। ठीक है, देखिए, नजीर अकबर आबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। देखो, ये मैंने विकास गड़बड़ कर रहा था, यानी अटक रहा था, तो विकास के लिए कहानी सुनाई ऐसा नहीं है, विकास सभी के लिए सुनाई है, और जब कोई ऐसी बात होती है तब वो बात होती है, तो कोई नहीं कहा है, सबको कहा है और जनरल कहा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति अपने दिल पे मत लेना कि मुझे तो सर ने टोक दिया, और अगर टोक भी देते हैं, किसी को डांट भी देते हैं, तो वो बहुत लकी होगा तो ये ऐसा होगा। अगर सर किसी को डांट के पढ़ाते हैं या किसी को डांट रहे हैं, मान लो डिजर्विंग है वो, तो वो बहुत लकी होगा, उसके लिए अच्छी बात ही होगी, बुरी बात नहीं। ठीक है, उतने में आप समझ जाओ, बहुत छोटे आप हो नहीं। ठीक है, तो नजीर अकबर आबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। ठीक है, बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया। ठीक है, दिल्ली में ये इनका जन्म हुआ था, आगरा ये चले गए वहां से फिर, और इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। ठीक है, जो मशहूर टीचर थे उनसे इन्होंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करना है यानी पढ़ाई की। ठीक है भाई साहब ने। फिर नसीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। देखो, ये मुसलमान जाति थे, लेकिन इनको हिंदू त्योहारों में बहुत ये रुचि लेते थे, दिलचस्पी लेते थे, उनको अच्छा लगता था। ठीक है, और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। शामिल होना यानी हिंदुओं के साथ जो हिंदू भाई त्योहार मनाते थे, उन त्योहारों में भी ये हिस्सा लेते थे, लेना चाहिए। मियाँ नजीर राह चलते नजमे कहने के लिए मशहूर थे। राह चलते नजमे कहना यानी अपन जैसे शायरी बोलते हैं या कुछ लाइन्स बोल देते हैं, स्लोगन बोल देते हैं, है ना, किसी पे कविता कर देते हैं, किसी पे 4 लाइन बना देते हैं, ऐसे ये नजमे कहते थे और उसके लिए मशहूर थे। मशहूर का मतलब फेमस, प्रसिद्ध। लिख लीजिएगा आप लोग, पेंसिल है तो, ठीक है, पेन या पेंसिल से लिख लीजिए। अपने रट्ट पर नजीर को कहीं से कहीं आते जाते राह में कोई भी रोक कर फरियाद करता था। अपने रट्ट पर का मतलब जहां पर वो जाते थे वहां पर लोग उनको रोकते थे। ठीक है, कोई रोक कर फरियाद करता था। फरियाद करता यानी कहता था, रिक्वेस्ट करता था। उनके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई नज्म कह दीजिए जो मेरे से रिलेटेड करे, यानी मेरे से रिलेट करे, ऐसी कोई नज्म, है ना, या नज्म कह दीजिए यानी कुछ लाइंस मेरे ऊपर बोल दीजिए, ऐसा लोग कहते थे। नजीर आनंद फानन में एक नज्म रच देते थे। आनंद फानन यानी मजाक मस्ती में उसके ऊपर सेट हो ऐसी नज्म, ठीक है, ऐसी कुछ लाइंस बना के कह देते थे। यही वजह है कि क्या फरियाद का मतलब तो कंप्लेन नहीं होता है। फरियाद करना नहीं, कंप्लेन करना तो अलग चीज हो जाता है। ये रिक्वेस्ट करते थे। फरियाद करना यानी रिक्वेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। फरियाद करना यानी कंप्लेन करना भी होता है, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि आप बोलिए ना,
जैसे किसी को खड़ा करते हैं अपन, है ना, कोई प्रोग्राम होता है और कहते हैं कि आप 4 लाइन बोलिए या 2 शब्द बोल दीजिए सर, है ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है, लेकिन फरियाद करना है यानी कंप्लेन करना भी होता है। जैसे हमारा कुछ गलत कोई करे तो हम फरियाद कर सकते हैं कोर्ट में, न्यायालय में जाके कर सकते हैं, नहीं कर सकते अभी पुलिस में जाके भी हम लोग FIR कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं। हाँ, उसको गुजराती में बोलते हैं फरियाद आई है भाई तुम्हारा नाम, पुलिस वाले बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो कोई नज्म कह दीजिए, नजीर आनंद फानन में, आनंद फानन का मतलब मजाक मस्ती में एक नज्म रच देते थे, कुछ लाइन बना देते थे, और यही वजह है कि बिश्ती, बिश्ती का मतलब कपड़े धोने वाला, ककड़ी बेचने वाला यानी वेजिटेबल मैन, ठीक है। बिसाती, ये बिसाती भी को क्या होता है, गीत गाते हैं, ठीक है, और घूमते फिरते हैं। तक नजीर की रची नजमें गा गा कर अपना सौदा बेचते थे, ठीक है। अपना सौदा बेचना यानी जो सेल्समैन होते हैं, जो बेचने वाले फेरिये होते हैं, बेच बेच के जो धंधा करते हैं, वो भी अपना सौदा बेचते हुए इनकी नजमें गा गा कर सौदा बेचते थे, ठीक है। जैसे चाय वाला हमारे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता है तो बोलता है कि नहीं बोलता है, चाय चाय चौधरी चाय व्हाटएवर, है ना, गरम नहीं गरम चाय, अदरक वाली चाय, ऐसे ऐसे करके वो बेचता है। तो ये जो बेचने वाले और फेरिये जो थे वो इनकी नज़में गा गा कर अपना सौदा करते थे। तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नजीर की नज़में ही फूटती थी। आपने देखा होगा ट्रेन में या बस में हम जाते हैं, कई बार हमारी सोसाइटी में और घरों में भी आ जाते हैं कुछ बच्चे, गरीब बच्चे, है ना, एक आध बजाता है और दूसरा एक आध नाचता है या गाता है, ठीक है, और थोड़ी देर गाकर फिर अपने को कहता है कि 2-5 रुपए दे दो भैया। करते नहीं करते भाई ये लोग, गरीब लोग ऐसा। हमें कुछ सुना देते हैं, एंटरटेन कर देते हैं और उसके बदले में हमसे कुछ पैसे या कोई चीज, खाने पीने की चीज को दे दो तो खुश हो जाता है। ट्रेन में अक्सर आते हैं, ठीक है, गरीब लोग। तो ये लोग भी इसकी नज़में गाते थे, नजीर अकबराबादी की नज़में गाकर ही अपना नृत्य करते थे, ठीक है, जो भी करना है वो करते थे। नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि, दुनिया के रंग में रंगे हुए यानी किसी दुनिया में रहते थे, ठीक है, सभी चीजें ये जानते थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती जीती जागती चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती थी, ठीक है। दुनिया जो है वो हंसती बोलती यानी कभी हंसती थी, बोलते थे, जीती जागती यानी सब लोगों के ऊपर, चलती फिरती जो लोगों के जो दिनचर्या से रिलेटेड जो है उसी से ये लेते थे, और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती थी। जीवन का त्योहार यानी हमारे जीवन में अच्छी बुरी दिन जो आते हैं, अच्छा बुरा समय आता है, उससे संबंधित। नजीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया, यानी हिंदी भाषी जो है उन्होंने भी इनको अपनाया है, ठीक है, और जो उर्दू भाषी हैं उन्होंने भी उनको अपनाया है। हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते भाई, इनके मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है थर्ड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, तो उन्होंने भी इनको अपनाया है। नजीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल, राष्ट्रीय एकता यानी हम लोग भले अलग अलग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन हम लोग एक हैं, तो राष्ट्रीय ये हमारी एकता है, उसकी मिसाल है। मिसाल का मतलब उदाहरण है, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं, कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। एका का मतलब हम लोग सब अलग अलग हैं, क्या हमारे तरीके अलग अलग हैं पूजा करने के, खाने पीने के, रहन सहन के, रीति रिवाज के, लेकिन फिर भी हम एक हैं, ठीक है। एका का मतलब एक है। नजीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, मनोविनोद का मतलब मजाक मस्ती, हंसी ठिठोली करते हैं। हंसी ठिठोली करना है यानी हंसी हंसी में कोई बात करना, ऐसा करते हैं, ठीक है। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। कोई बहुत ज्यादा पंडित या ज्ञानी व्यक्ति है जो किसी को सिखाता है, ऐसे नहीं, मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। जैसे हमारा दोस्त हमको समझाता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करते हैं ये, किसमें, अपनी कविताओं में। जीवन की समालोचना करते हैं। समालोचना का मतलब क्रिटिसाइज, अपने आप की, अपने जीवन की, ठीक है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, ठाट पड़ा रह जाएगा यानी ये सोफा, ये बिजनेस, ये प्लॉट, ये बंगले, ये गाड़ियां सब यहीं रहेगी, और इंसान को कहाँ जाना है, ऊपर वाले के घर जाना है, जाना है,
जब ले जाए तब, ठीक है। जब लाद चलेगा बंजारा, जैसी नसीहत देने वाला, ठीक है। लाद चलेगा बंजारा यानी बंजारा जैसे एक जगह पे नहीं रहता है, एक जगह बदलता रहता है। बंजारा यानी कि घुमक्कड़ जाति होती है, ठीक है। बंजारे एक जगह पे नहीं रहते हैं ये, ठीक है। अक्सर ये लोहे का काम करते हैं, गाड़िया लोहार भी इनको बोलते हैं, बंजारा भी बोलते हैं, है ना। तो ये लाद कर चला जाता है अपने टट्टू पर, या अपने जो वाहन जो भी रखा है उन्होंने, गाय भैंस वगैरह पशु रखते हैं, उनके ऊपर सामान लेके चले जाते हैं। जैसे नसीहत देने वाला यह कवि अपने रचनाओं में जीवन का उल्लास का मतलब होता है खुशी, और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। उजागर करना यानी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है। कैसे दिखाते हैं? अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए, प्रस्तुत नज्म, यहाँ पर एक नज्म जो दी गई है, आदमी नामा में नजीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर, नायाब का मतलब होता है अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। नायाब यानी उसके जैसा दूसरा ना हो, उसको भी नायाब कहते हैं, ठीक है। बिरादर, बिरादर का मतलब कैटेगरी। आदमी को आईना दिखाते हुए, आईना दिखाना यानी आदमी वास्तव में कैसा है वो दिखाया गया है। देखो, आदमी अच्छे काम भी करता है, आदमी बुरे काम भी करता है, जो भी करता है आदमी ही करता है इस दुनिया में। किसी को पकड़ रहा है वो आदमी, किसी को मार रहा है वो आदमी, किसी को झूठ बोल रहा है वो आदमी, है ना, किसी की चुगली कर रहा है वो आदमी, ठीक है। किसी को ये क्या कहते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है वो भी आदमी, ठीक है। तो आदमी हर चीजें करता है, ठीक है। दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया। अच्छाइयां भी होती हैं, सीमाएं यानी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या कर सकता है, से परिचित कराया। परिचित कराना यानी बताया है कि आदमी ये सब कर सकता है। इस संसार को, पूरे संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए। ये आदमी है जो इस संसार को सुंदर भी बनाता है, और ये जो आदमी है वो इस संसार का नुकसान भी करता है, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर की, कि देखो दुनिया में अच्छे लोग जो हैं उनका वैल्यू तभी रहेगा जब बुरे लोग हैं, ठीक है। बुरे लोगों का संसार में बहुत महत्व है। आप पूछोगे कैसे? तो जब बुरे नहीं होंगे मान लो, तो अच्छे भी नहीं होंगे। किसी का कोई, सब एक जैसे ही होंगे ना, घोड़ा गधा सब एक समान। बुरे होने से लायर, झूठ बोलने वाले, चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले लोग होने से अच्छे लोगों का वैल्यू बहुत बढ़ता है। मान लो आपसे किसी ने झूठ बोल दिया, तो आपको समझ आएगा कि ऑनेस्ट व्यक्ति कौन है, जो आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, उसका आप कदर करोगे, उसका वैल्यू करोगे। वहीं अगर कोई झूठ बोलेगा ही नहीं कभी भी, तो आप अच्छे व्यक्ति की कदर नहीं कर पाओगे। है कदर, अच्छा है वो, लेकिन आप वो समझ नहीं पाओगे जब तक आपका जो भेंट है, आपका जो मिलना है बुरे लोगों से नहीं होगा, वास्ता जिसको कहते हैं, वो बुरे लोगों से नहीं पड़ेगा, तब तक अच्छे लोगों की अच्छाई आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग इस पार्ट को शुरू करेंगे। आपका जो होमवर्क है वो ये शब्दार्थ है, लिखिएगा और पढ़िएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ठीक है। अभी टाइम हो गया है, नाउ यू कैन लीव द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। थैंक यू सर, सेम टू यू। ओके बेटा, थैंक यू।